हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, पहला वीडियो। और आज के इस टॉपिक में त्रिकोणमिति, अच्छा ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर में जितने भी एंगल का बात करूँ डिग्री होता है वह एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें 10th स्टैंडर्ड में जितने भी एंगल का बात करना है वह लेस देन 90 डिग्री होगा। और मैं 90 डिग्री से कम ही एंगल के बारे में मैं त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति के बारे में और कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए जानते हैं त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति 3 ग्रीक अक्षर से मिलकर बना हुआ एक ग्रीक अक्षर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और इसका मतलब होता है त्रि मतलब 3, गोण मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब मापन। अर्थात इस चैप्टर में हमें पढ़ना है 3 भुजाओं के मापन या 3 भुजाओं से संबंधित कोणों का मापन। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक जानते हैं कि यूज ऑफ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, त्रिकोणमिति का उपयोग तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह पे मिलता है, लेकिन हम मैथमेटिकली रूप से उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे 2 ग्रहों के बीच की दूरी मापने में, मोबाइल गेम्स बनाने में, जैसे नासा और इसरो जैसे बड़े बड़े स्पेस एजेंसी द्वारा सैटेलाइट की मदद से रेडियो सिग्नल भेजा जाता है, जिसके द्वारा 2 ग्रहों के बीच की दूरी त्रिकोणमिति की मदद से बिल्कुल आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और एक और उदाहरण से हम आपको समझाते हैं हम आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक उड़ता हुआ गुब्बारा पोजीशन बी पे है, एक उड़ता हुआ गुब्बारा पोजीशन बी पे है और इस उड़ते हुए गुब्बारे को देख लेता है, किसी व्यक्ति देख लेता है, व्यक्ति देख लेता है और उस उस आदमी का पोजीशन ए रहता है और फिर वह आदमी कुछ समय बाद इस गुब्बारे को देखता है तो कुछ समय बाद इस गुब्बारे का पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गया होता है और उस गुब्बारे का पोजीशन बिंदु डी पे आ गया होता है। उस गुब्बारे का पोजीशन बिंदु डी पे आ गया होता है। उस गुब्बारे का पोजीशन बिंदु डी पे आ गया होता है। उस गुब्बारे का पोजीशन बिंदु डी पे आ गया होता है। अब हमें त्रिकोणमिति की मदद से बिल्कुल आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि जब वह व्यक्ति गुब्बारे को कुछ समय बाद देखता है तो भूमि पृष्ठ से वह गुब्बारा कितनी दूरी तय कर चुका होगा, वह गुब्बारा भूमि पृष्ठ से कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहले इसका बेस बनाते हैं, इसका आधार बनाते हैं। ये तो भूमि पृष्ठ है जहाँ पर व्यक्ति खड़ा है और ये अपने आंखों से गुब्बारे को देखता है। अब देखिए, अब इस पहले गुब्बारे के पहले स्थिति से हम एक लंब डालते हैं। गुब्बारे के पहले स्थिति से हम एक लंब डालते हैं और फिर हम पोजीशन डी से भी एक लंब डालेंगे। अब देखिए, अब ये बना 2 समकोण त्रिभुज। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे, तब ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तब तक इन बातों को ध्यान में रखना है। तब तक के लिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति के फादर कौन है। देखिए, त्रिकोणमिति को फादर को लेकर हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। भिन्न भिन्न हम किताबें पढ़ते हैं, भिन्न हम आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर भी हमें क्लियरली स्पष्ट नहीं हो पाता है कि त्रिकोणमिति के पिता कौन है। देखिए, हम आपको बता देते हैं, फिर भी आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति के पिता एक बगल तो हिपार्कस जी को कहा जाता है और एक बगल त्रिकोणमिति के पिता आर्यभट्ट जी को कहा जाता है। देखिए, आर्यभट्ट जी को कहने का कारण यह था कि आर्यभट्ट जी में अपनी आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में पहली बार साइन और कोसाइन नामक शब्दों का प्रयोग किया था। देखिए, साइन और कोसाइन को मैंने जो शब्द बोला इसको लेके कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। मैं
आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा मैं बताऊंगा कि साइन और कोसाइन क्या होते हैं। तब तक के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो आर्यभट्ट जी ने साइन और कोसाइन का प्रयोग पहली बार आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में किया था और उन्होंने ही त्रिकोणमिति का नींव डाली। परंतु पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि त्रिकोणमिति के पिता आर्यभट्ट जी को न कह के हिपार्कस जी को कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी इतिहासकारों को का ऐसा मानना है, ऐसा उन लोगों का जानना है। तो पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि त्रिकोणमिति के पिता पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि त्रिकोणमिति के पिता हिपार्कस जी को कहा जाता है। और एक बहुत बड़ी बात, हिपार्कस जी ने ही बताया था कि हम एक सर्कल को 360 भागों में बांट सकते हैं, यानी हम एक सर्कल को 360 टुकड़ों में कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है ट्रेंगल। आप लोगों ने तो पिछली कक्षाओं में जाना ही होगा कि ट्रेंगल क्या होते हैं, ट्रेंगल कितने प्रकार के होते हैं, और ट्रेंगल के बेसिकली 6 प्रकार होते हैं। उन्हीं प्रकार में से एक हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं समकोण त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, क्या होता है और उसमें कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लगा सकते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हमें तो राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में तो पढ़ना ही है। तो देखिए, राइट एंगल ट्रेंगल कुछ इस प्रकार होता है। ये हो गया थीटा ए बी सी। देखिए, राइट एंगल ट्रेंगल का कुछ चित्र इस प्रकार होता है। देखिए, राइट एंगल ट्रेंगल में एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स होता है, दो कोण एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं, सॉरी दो रेखा एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं, लेकिन बाकी दो कोण 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री होते हैं, यानी बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। तो देखिए, ये हो गया थीटा। देखिए, थीटा को लेकर आप लोगों को कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे थीटा हो सकता है 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो सकता है, या 30 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री हो सकता है, या 180 डिग्री हो सकता है। थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि एक ट्रेंगल का पूरे कोण यानी 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। 3 कोण 3 भुजा एक क्लोज रूप में होते हैं, तो 3 भुजा एक क्लोज रूप में होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि 3 एंगल भी बनेंगे। तो आप लोगों ने तो जाना ही होगा कि एक ट्रेंगल में 180 डिग्री का कोण होता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेंगल में 180 डिग्री का ही कोण क्यों होता है, 180 डिग्री का एंगल क्यों ही बनाता है? तो आप लोग इसका जवाब क्या देंगे, वीडियो पॉज करिए और सोचिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम प्रूव करके बताते हैं कि एक ट्रेंगल में 180 डिग्री का ही कोण क्यों होता है। देखिए, माना यह थीटा 1 है और थीटा 2। पुनः हम आपको बता देते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 में कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। थीटा जैसे होता है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो यहाँ पे मान लीजिए हो गया 40 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 50 डिग्री। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं, वी नो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रेंगल में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए, यहाँ एक तो होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज को बेसिकली हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना ही है, तो एक तो हो गया 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। और पहला कोण क्या है, पहला है थीटा 1 प्लस दूसरा है थीटा 2, और इसका सम होता है 180 डिग्री। अब मेरा आपसे यही सवाल था कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, और आप लोगों को तो एक बात बिल्कुल ही मालूम होगा कि एक सरल रेखा में
एक सरल रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है, एक सरल रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए मैं ऐसे एक सरल रेखा लूं और मैं आपसे कहूं कि इस सरल रेखा को आप मोड़कर एक त्रिभुज की आकृति दे दीजिए। जैसे ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया डी। अब मैं आपसे, अब देखिए, अब मैं इसको मोड़ के एक त्रिभुज की आकृति देने का कोशिश करता हूं। देखिए ये ए बी है, हमने ए बी को उठा के ऐसे खड़ा कर दिया। देखिए ये ए बी है, ए बी को हमने उठा के ऐसे खड़ा कर दिया, ये भी यहाँ पे आ गया। और बी सी यहाँ पे आ गया। और सी डी है, सी डी को ऐसे मोड़ के ए बी को ऐसे खड़ा कर दिए तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। और सी डी को उठा के इस कोने वाले पे मिला दिए तो ए और डी ओवरलैप कर जाएंगे। तो आप यहाँ पे बिंदु ए मानिए या बिंदु डी मानिए। तो आप लोगों को तो अब समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हाँ स्टूडेंट, आप लोग तो जानते ही होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे, एक्चुअली त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होता है। त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि ये रहा आपका एक त्रिभुज, ये रहा आपका एक त्रिभुज। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने ये समकोण त्रिभुज हमने लिया है। तो ये मैंने यह लिखा था θ1 और यह लिखा था θ2। तो देखिए त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, न कि त्रिभुज का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए त्रिभुज के कोणों का 180 डिग्री योग कहने पे कि त्रिभुज के बाह्य कोण भी शामिल हो जाएंगे। देखिए बाह्य कोण, देखिए त्रिभुज के बाह्य कोण और त्रिभुज के आंतरिक कोण, इन दोनों वाक्यों में आपको कंफ्यूज होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। जो कोण त्रिभुज के बाहर बनता है उसे हम त्रिभुज का बाह्य कोण कहते हैं, और जो कोण त्रिभुज के अंदर बनता है उसे त्रिभुज का आंतरिक कोण कहते हैं। तो हमने क्या बताया, अभी हमने लिखा था कि 90 + θ1 + θ2 = 180 डिग्री। तो त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग ही 180 डिग्री होता है। अब देखिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम कुछ विशेष जानकारी देते हैं। और यह चैप्टर यानी पूरी त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल के बिना हम त्रिकोणमिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की एक स्ट्रक्चर खींचे, आपको बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण लेस देन 90 डिग्री होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐसा किया है, यानी जब दो रेखा एक दूसरे पे लंब होते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। देखिए ये रेखा तो एक दूसरे पे लंब है, ये रेखा एक दूसरे पे लंब है ना, ये रेखा एक दूसरे पे लंब है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो जब दो रेखा एक दूसरे पे लंब होते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो उसको 90 डिग्री को हम न लिख के 90 डिग्री लिखते भी हैं और ऐसे चिन्ह भी लगाते हैं। ऐसे चिन्ह का मतलब दो मतलब हुआ कि एक तो दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में तो तीन भुजा हो गया। इससे हम इस साइड वाले कॉर्नर को कहते हैं भुजा। और देखिए 1 2 3 1 2 3 यानी 3 एंगल हो गए और 3
साइड हो गए। अब तीन एंगल तीन साइड में क्या रिलेशन है इसे हम आगे देखते हैं। देखिए देखिए ये जो भुजा होता है, ये जो नीचे वाला भाग होता है इसे कहते हैं आसन्न भुजा। इसे कहते हैं आसन्न भुजा, इसे कहते हैं आसन्न भुजा, या एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं आधार। जिसे हम कहते हैं आधार। देखिए आसन्न भुजा कहने का मतलब कि आसन का मतलब क्या, हम किसी पे आसन है यानी हम उसके ऊपर खड़े हैं, उसके ऊपर हम ठहरे हुए हैं। तो आसन कहने का मतलब क्या कि ये इस रेखा के ऊपर दो लाइनें और ठहरी हुई है, यानी दो लाइनें और रुकी हुई है, खड़ी हुई है। तो इसे हम इसलिए इसे हम कहते हैं आसन भुजा। और यह हो गया आसन भुजा और यह हो गया आधार। अब इस लाइन को हम कहते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्यों कहते हैं, मतलब इस एंगल की सामने वाली भुजा, इस एंगल की सामने वाली भुजा, इस एंगल की सामने वाली भुजा और इस एंगल की सामने वाली भुजा को हम कहते हैं सम्मुख भुजा। इसे हम कहते हैं सम्मुख भुजा। और इसे एक और नामों से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं लंब। जैसे मैंने अभी एक बताया, यह मैंने इस एंगल को लिया है इसलिए मैंने इसे आधार माना है, न कि इसे। इस एंगल यहाँ पर भी होता है, तो हम अभी आगे कुछ देर बाद हम जानेंगे कि यहाँ पे एंगल होगा तब आधार कौन होगा, तब कर्ण कौन होगा, तब आसन भुजा कौन होगी। तो देखिए ये हो गया सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा और इस सम्मुख भुजा को एक और नाम से जाने जाते हैं जिसे हम कहते हैं लंब। तो स्टूडेंट आसन भुजा को एक और नाम से भी जाना जाता है, आसन भुजा को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं संलग्न भुजा। जिसे हम क्या कहते हैं, संलग्न भुजा। जिसे हम कहते हैं संलग्न भुजा। और इस देखिए समकोण त्रिभुज पहचानने की सबसे एक आसान तरीका कि एक तो एक दूसरे पे लंब हो गए, दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब हो गए और वहां पे समकोण कोण बना रहे होंगे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री कोण होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होता। और इस स्लोप वाले लाइन को यानी इस ढाल वाले लाइन को हम कहते हैं कर्ण। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्ण। और इस स्लोप वाले लाइन को हम कहते हैं कर्ण। अब चलिए इसके इंग्लिश में नाम कर्ण को कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं बेस। इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजा हो गया। त्रिकोणमिति में तो हमें समकोण स्पेसिफिक त्रिभुज यानी एक खास त्रिभुज के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में तीन भुजा हो गया और तीन कोण हो गया। तो भाई समकोण त्रिभुज में तीन भुजा हो गया, तीन कोण हो गया, तो इन तीनों के बीच में तो कोई रिलेशन तो जरूर होगा। तो चलिए इस रिलेशन के मान लीजिए किसी परिवार में 6 सदस्य हैं, यानी कितना भी आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 6 है, 3 भुजा है और 3 कोण है, तो मैंने 6 माना कि मान लीजिए किसी परिवार में 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्य के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर होगा। तो चलिए उस रिलेशन के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए हम पहला रिलेशन लेते हैं, हम लेते हैं लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण। और इस पहले रिलेशन को हम फिर एक और रिलेशन हो जाएगा लंब बटे कर्ण, एक और उल्टा रिलेशन क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। एक और रिलेशन क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब ये तो दो हो गया लंब बटे कर्ण, इन दोनों के बीच रिलेशन हो गया, तो इन दोनों के बीच रिलेशन हो गया, तो इन दोनों के बीच में तो भी कोई रिलेशन हो गया, कर्ण बटे लंब। यानी कहने का मतलब ये है फादर और ये है सन। तो इस सन के फादर क्या है, इनका इनसे रिलेशन क्या है, इनका इनसे रिलेशन है क्योंकि ये इनके बेटे हैं, और फिर इनका इनसे रिलेशन क्या है, क्योंकि सन बेटे ये इनके फादर है। उसी प्रकार त्रिकोणमिति में भी पहले लंब बटे कर्ण होगा, फिर कर्ण बटे लंब होगा। अब कर्ण बटे लंब हो गया। अब देखिए अब होगा आधार बटे कर्ण। आधार ये रहा आधार या आसन्न भुजा। देखिए यहाँ पे लंब के जगह पे आप सम्मुख भुजा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लंब शॉर्ट नेम, छोटा नेम है, जिसे यूज़ करते वक्त हमारी समय बचेगा और हम सवालों को बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लेंगे आधार बटे कर्ण। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार है आधार बटे कर्ण। अब जैसे ये उल्टा हो गया, ये उल्टा रिलेशन बनाया, ये भी उल्टा रिलेशन बनाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये हो गया आधार बटे कर्ण, सॉरी यहाँ पे कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार होगा, यहाँ पे आधार होगा। आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब। अब और क्या बचा, अब ये बचा आधार बटे लंब। अब क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। और फिर ये उल्टा पलटेगा तो हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब चलिए इनके देखिए, अब ये लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, लंब और आधार बटे लंब। तो देखिए इस त्रिभुज में सभी भाई यानी सभी भुजा एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे, तो ये देखिए ये हो गया कर्ण बटे ये हो गया कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या है, कर्ण बटे आधार। अब ले लीजिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किधर है, लंब बटे आधार। ऐसे ऐसे आप जितना भी देखेंगे तो सबका कनेक्शन किसी न किसी से हो गया है। अब चलिए इन सबका नाम जानते हैं। देखिए लंब बटे कर्ण को हम कहते हैं जया, हिंदी में कहते हैं जया, हिंदी में हम कहते हैं इसे जया, और इसे हिंदी में कहते हैं को जया, और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, को जया। अब और फिर इसे हम हिंदी में कहते हैं स्पर्श जया, स्पर्श जया। इसे हम हिंदी में कहते हैं स्पर्श जया। अब फिर इसे हम हिंदी में हम इसे हिंदी में कहते हैं व्यू जया। व्यू जया। अब हम इसे हिंदी में कहते हैं व्यू को जया। और इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यू, इसे हम हिंदी में कहते हैं
व्यू स्पर्श जया, स्पर्श जया। अब आप लोगों को ये देख के तो कंफ्यूज जरूर हो रहा होगा कि सर आपने ये इतना सारा नाम क्या लिख दिया, जया को जया, स्पर्श जया, व्युत जया, ये सब नाम देख के तो हमें बहुत डर लग रहा है सर। देखिए डरने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम आपको इसके बिल्कुल सरल नामों की ओर ले चलेंगे। तो देखिए इसे हम देखिए अब तो जब आप सवाल सॉल्व करेंगे, मतलब आप जब त्रिकोणमिति के बेस पे सवाल जब बनाएंगे तो अब आप लोगों को तो लिखने में ऐसा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। को जया, स्पर्श जया, व्युत कर्म, व्यू जया, व्यू स्पर्श जया, ऐसे आपको लोगों को लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए एक हम काम करते हैं, इसे इंग्लिश में ना, इसका नेम हम इंग्लिश में कर देते हैं। तो देखिए इसका इंग्लिश में नेम होता है साइन, SIN। इसका इंग्लिश में होता है साइन, इसका नेम होता है इंग्लिश में साइन, और इसका नेम होता है इंग्लिश में कोसाइन, और इसका इंग्लिश में नेम होता है टेंजेंट। इसका इंग्लिश में नेम होता है टेंजेंट, और इसका इंग्लिश में नेम होता है कोटेंजेंट, सॉरी कोसिकेंट। और इसका इंग्लिश में नेम होता है सीकेंड, और इसका इंग्लिश में नेम होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला था कि जब हम इंग्लिश नाम बताएंगे तो ये नाम बिल्कुल सरल हो जाएगा, और आपने तो इस नाम को और भारी कर दिया। तो देखिए अब इस नाम को और सरल करने के लिए एक अंग्रेजी प्रोफेसर से जो इनके शॉर्ट नाम दिए, जिनका नाम था एडमंड गुंटर, उन्होंने इस बड़े बड़े इंग्लिश नामों को शॉर्ट नेम दिया, और उन वैज्ञानिक, उन अंग्रेजी प्रोफेसर का नाम था एडमंड गुंटर। तो देखिए इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा साइन, SI। देखिए इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा साइन, इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा। देखिए नाम तो शॉर्ट में लिखा दिया SIN, लेकिन हम इसे फुल ही पढ़ते हैं। SIN लिखने का मतलब हम सीन नहीं पढ़ेंगे, इसे साइन ही पढ़ेंगे। इसे हो गया साइन, और इसे हम इंग्लिश में, और इसे हम शॉर्ट नेम लिख देते हैं कोस लिख देते हैं इसका, और इसे हम शॉर्ट नेम लिख देते हैं टेन, और इसे हम लिख देते हैं कोसेक। अब इसे हम लिख देते हैं कोसेक, और इसे हम लिख देते हैं सेक, और इसे हम लिख देते हैं कोट। अब आप लोगों ने एक बात पे गौर किया होगा कि सब त्रिकोणमिति फंक्शन के नाम 3 अक्षर में है, लेकिन 5 अक्षर में है। तो देखिए इनका नाम 5 अक्षर में ही लिखा गया था, लेकिन इनका एक और शॉर्ट नेम है जिसे हम कहते हैं CSC, ठीक है, CSC, सॉरी, इसे हम कहते हैं CSC। इस कोसेक को हम लिख सकते हैं CSC, लेकिन जब आप 12th लेवल तक जाएंगे जब आप 12th लेवल तक भी जाएंगे तो ये व्यू जया यानी कोसिकेंट को लिखेगा, कोसेक ही लिखेगा, ना कि CSC थीटल CSC लिखेगा। अब देखिए हमने तो त्रिकोणमिति फंक्शन के बीच रिलेशन बना दिया, और उस रिलेशन का नाम भी रख दिया। जैसे पिता और बेटे होते हैं, तो उनके रिलेशन को क्या कहते हैं, बेटे और पिता का संबंध। उसी प्रकार मैंने इस संबंध लिया और इस संबंध का नाम रख दिया। तो देखिए जैसे एक संबंध होने के बावजूद एक घर में मुखिया होता है, और उस मुखिया के सापेक्ष हम किसी संबंध को स्थापित करते हैं। तो देखिए इस हम संबंध में हम θ1 के सापेक्ष हम इस संबंध को बनाए हुए हैं, यानी थीटा, यहाँ पे θ1 ना देकर पहले यहाँ पे 2 एंगल थे, तो हमने θ1 थीटा दे दिया था। अब यहाँ पे केवल 1 एंगल है, तो हम केवल इसे थीटा कहेंगे। तो पहले तो घर में जब रिलेशन होता है तो घर में एक मुखिया होता है, या तो मुखिया 1 होगा
मुखिया एक होगा, देखिए मुखिया यहाँ पे या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा तो उसके हम जस्ट इसके बाद हम बताएंगे कि तब कौन कोण होगा, कौन कर्ण होगा, कौन भुजा होगा, कौन कर्ण होगा, कौन कौन आधार होगा और कौन लंब होगा। तब तक के लिए इस हम थीटा के सापेक्ष करते हैं। जैसे घर में जब मुखिया होते हैं तो उनके सापेक्ष ही संबंध बनाया जाता है। तो देखिए, तो ये भी इनका भी जब संबंध बनाया गया है तो इस थीटा के ही सापेक्ष बनाया गया है। जैसे यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, यहाँ पे थीटा लिखेंगे थीटा, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, यहाँ पे लिखेंगे हम थीटा, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा। देखिए इसे हम कोसेक थीटा ही पढ़ेंगे, CSC लिखा हुआ है, इसको हम कोसेक थीटा ही पढ़ेंगे। और ये SIN साइन लिखा है तो इसका शॉर्ट नाम। अब देखिए, अब आप लोगों को जितने भी आगे सवालों को सॉल्व करना है तो शॉर्ट नाम के ऊपर ही चर्चा होगा, न कि ये आपके हिंदी नाम और ये साइन SIN, कोसाइन COSIN ऐसे नाम का उपयोग नहीं होगा। जितने भी फंक्शन हम त्रिकोणमिति के सवाल को सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट नेम का ही प्रयोग होगा। साइन कोसाइन का शॉर्ट नेम। अब देखिए हम शॉर्ट नेम के आधार पे हम सभी फंक्शन का उपयोग। देखिए अब आप लोगों को इतना 6 हम त्रिकोणमिति फंक्शन लिखाए थे, 6 संबंध बताए थे। उन 6 संबंधों को याद करने में स्टूडेंट तकलीफ होती है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं जिसका नाम है LAL, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, यहाँ पे होगा आपका साइन, यहाँ पे होगा आपका कोस, यहाँ पे होगा आपका टेन और यहाँ पे होगा आपका कोसेक, यहाँ पे होगा आपका कोसेक, यहाँ पे होगा आपका सेक और यहाँ पे होगा आपका टेन। देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये सब कैसे होता है, ये सब ठीक से कैसे याद रखते हैं। देखिए यहाँ पे है LAL, लाल बटे के लाल बटे कक्का। आपको ऐसे याद रखना है तो त्रिकोणमिति फंक्शन बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो जाती है। जैसे ये है साइन, तो हमने लिखा है यहाँ पे साइन, हमने लिखा है यहाँ पे साइन। तो साइन देखिए, L से मैंने डिनोट किया है लंब, L से मैंने डिनोट किया है लंब, L से मैंने डिनोट किया है लंब और K से किया है कर्ण का, और A से हमने डिनोट किया है आधार को, A से हमने डिनोट किया है आधार को। देखिए L से लंब, K से कर्ण, A से आधार। तो देखिए साइन, तो साइन यहाँ पे है तो साइन क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे देखिए मैंने अभी बताया था कि अब जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन हम पढ़ेंगे तो उनका शॉर्ट नेम ही हम उपयोग करेंगे। यानी साइन SIN, साइन पढ़ेंगे साइन ही हम पढ़ेंगे साइन ही SIN, बट हम इनका शॉर्ट नेम उपयोग करेंगे। जैसे साइन है, साइन तो लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन के बाद क्या होगा, कोस, कोस। साइन के बाद क्या होता है, कोस। तो कोस को जैसे बताए ए से आधार और के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब लास्ट में क्या है, टेन। अच्छा, जब मैंने ये रिलेशन बताया था तो मैंने बताया था कि किसी भी संबंध को किसी के सापेक्ष निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पे थीटा के सापेक्ष जितने भी निकाले हैं तो सब थीटा के सापेक्ष निकाले हैं। थीटा के जैसे अब आ गया टेन थीटा, तो टेन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए, अब आ जाइए नीचे, कोस कोसेक। अब कोसेक को ये
ऐसे नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है, कोसेक को अब इसको पलट देना है। अब कोसेक को क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक हो जाएगा COSC, यहाँ पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और कोसेक के बाद आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। सेक यहाँ पे है तो कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब सॉरी, यहाँ पे कोट थीटा होगा, यहाँ पे कोट होगा, COT कोट होगा। अब कोट इजकल टू कितना हो जाएगा, अब कोट इजकल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे लंब। देखिए अब आप चाहिए तो एक एक फॉर्मूले को याद करिए, एक एक फॉर्मूले को याद करिए या इस ट्रिक से याद करिए। कैसे, तो जैसे हमें निकालना है साइन थीटा किसी के सापेक्ष, तो थीटा का तो उपयोग हम करेंगे साइन थीटा। देखिए थीटा ऐसे होता है, लिखाता है ऐसे, थीटा होता है, थीटा, और इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, थीटा। ये ग्रीक अक्षर है, ग्रीक अक्षर में थीटा ऐसे डिनोट किया जाता है। यानी थीटा मतलब क्या, एक एंगल, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक रैंडम एंगल। जब स्पेसिफिक की बात होगा तो यहाँ पे थीटा का उपयोग न कर, स्पेसिफिक मतलब खास एंगल की बात होगा। जब 30 40 तो यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे 30 होगा तो 30 sin 30 डिग्री, यहाँ पे 40 होगा तो 40 cos 40 डिग्री, यहाँ पे 60 होगा तो tan 60 डिग्री, कोसेक होगा तो कोसेक 90 डिग्री। तो आप एंगल को या तो विभाजित कीजिए, मतलब कहने का मतलब कि आप थीटा इजकल टू 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिया है थीटा इजकल टू 90, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री दे दीजिए। यहाँ पे 180 डिग्री, जो भी क्वेश्चन में है उसके अनुसार हम बदल सकते हैं। तो देखिए अब आप इसे या तो आप मैंने जो पहले बताया था उससे वह सीधा याद कीजिए या इस ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। लेकिन मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि ट्रिक को न छोड़कर आप सीधे रूप से उसी को याद करेंगे जो मैंने बताया, जो मैंने पिछले जो आपको प्रैक्टिकली रूप से करके दिखाया कि ये है, तो आपको उसी को याद रखना है। लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल फील करेंगे उसी को आप याद रखिए, मेरे तरफ से कोई भी दबाव नहीं है। आप जब गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये साइन है, ये कोसेक के व्युत्क्रम आ रहा है, ये कोस है, ये सेक के व्युत्क्रम आ रहा है, ये टेन है, ये कोट के व्युत्क्रम आ रहा होगा। आप जब ध्यान से देखेंगे तो साइन इजकल टू लंब बटे कर्ण, तो कोसाइन इजकल टू कर्ण बटे लंब सीधे पलट जा रहा होगा। तो देखिए ये तो सीधे पलट जा रहा होगा। तो आप लोगों को या तो LAL लाल बटे के एक कक्का से याद कीजिए या ऐसे याद कीजिए, ये भी आसान वो भी आसान। देखिए आप 3 याद कर लेंगे तो 3, देखिए त्रिकोणमितीय रेशियो में 6 ही फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कट। तो आप जब 3 को याद कर लीजिएगा, साइन, कोस, टेन, तो ये 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे, जैसे हो गया साइन बटे लंब, साइन इजकल टू लंब बटे कर्ण, तो हमको कोसेक निकालना है। तो कोसेक क्या करेंगे, जैसे साइन इजकल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक उल्टा हो जाता है, हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और ये हो गया कोस इजकल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन होता है लंब बटे आधार। तो देखिए साइन, अब ये ऐसे हो गया। तो देखिए सॉरी, यहाँ पे थीटा होगा, सब में थीटा होगा, क्योंकि किसी एंगल के सापेक्ष न हम संबंध निकालेंगे, सब में थीटा है। तो देखिए आप जब 3 याद कर लेंगे तो 3 अपने आप से ही याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि हम जो ये सीरीज लिखवाए हैं, यह सीरीज कंटिन्यूअस रूप में होना चाहिए। यानी साइन के बाद कोस, टेन, और टेन कोसेक से कट होना चाहिए। ये जरूर
अवश्य ये जरूर होना चाहिए ना कि आपने याद कर लिया साइन कोस टेन और टेन कोसेक न बोल के आपने सेक दे दिया। तो आप तो देखिए अब इसको बिल्कुल कंटिन्यूअस याद करना है, नहीं तो यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा और यहाँ पे लिख दिया कोस और यहाँ पे लिख दिया टेन के हो गया कोसेक। अब देखिए अब यहाँ पे कंटिन्यूअस याद करना है साइन कोस टेन। अब टेन, अब इस टेन के बाद कोसेक छोड़ के जब आप सेक लिख देंगे, जब आप सेक थीटा लिख देंगे तो मैंने तो आप सोचेंगे कि सर ने बताया था कि जब साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो आप क्या करेंगे, तो आप सोचेंगे कि सर ने बताया था कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण और ये आता है 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे आता है कर्ण बटे लंब। तो अब ये आप कर लेंगे कर्ण बटे लंब। अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, कर्ण बटे लंब कर देंगे। तो ये हो गया आपका बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने बताया था कि यह एंगल ये उल्टा तभी लिखाएगा जब यह सीरीज में हो, यानी यह कंटिन्यूअस रूप में हो। जैसे हम लिखवाए हैं साइन कोस टेन कोसेक से कट, ये आपको याद कर लेना है। साइन कोस टेन कोसेक से कट, साइन कोस टेन कोसेक से कट, ये आपको जब बिल्कुल याद कर लेंगे तो आप 3 याद करेंगे तो 3 अपने आप से याद हो जाएगा। जैसे आप ग्रुप में बांट लीजिएगा, जैसे आप ग्रुप में ऐसे बांट लेंगे, जैसे आप ग्रुप में बांट देंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या हो जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये हो गया ग्रुप 2। तो अब साइन इजकल टू लेंगे लंब बटे कर्ण एल बटे के, और कोस इजकल टू लेंगे आधार बटे कर्ण ए बटे के आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे कोसेक इजकल टू लेंगे कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। अब ये लेंगे लंब बटे कर्ण। अब देखिए जब मैंने आपको बताया कि अब ये जब 2 ग्रुप में हो जाएंगे साइन कोस टेन, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो और अब यहाँ पे ग्रुप 2 में ये 1 नंबर पे है, ये भी 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के बटे एल, यानी कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा के बटे ए और ये हो जाएगा एल बटे के। तो अब ये बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो चुका, बिल्कुल आसानी से याद हो गया, बशर्ते आप ये ट्रिक लगाने के पहले उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कोट, ये ऐसे होगा ना। तो देखिए ये जब ऐसे होगा तो अब साइन एल बटे के, कोसेक उल्टा के बटे एल। अब देखिए बस आपने ये 6 रेशियो याद कर लिया, तो उसके बाद अब ये फॉर्मूला आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि साइन का उल्टा होता है, साइन के देखिए मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 इजकल टू कोसेक। जैसे मैंने अभी आपको त्रिकोणमिति फंक्शन में बताया था कोसेक थीटा हो गया, और कोस इजकल टू कोस थीटा इजकल टू होता है 1 बटे सेक थीटा, और टेन थीटा इजकल टू होता है 1 बटे कॉट थीटा। अब देखिए अब ये जो फॉर्मूला बना तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मतलब उल्टा हम उस समय से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उल्टा है, तो देखिए इसका मतलब ये होगा कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम x, यहाँ पे लिखेंगे हम। अब हम इससे पूछे आपसे कि x का उल्टा क्या होगा। उल्टा शब्द का हम उस समय से प्रयोग करते हैं, तो उल्टा शब्द हमारा कहने का मतलब इसका व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, तो इसका व्युत्क्रम होगा, इसका उल्टा क्या होगा। जैसे मैंने पूछा x का उल्टा क्या होगा, तो भाई x के नीचे तो 1 छुपा रहता है, किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा चल जाएगा ऐसे, ये 1 चल गया ऊपर और x आ गया नीचे, या 1 चल गया ऊपर और x आ गया नीचे। तो जैसे मैंने बताया कि x का उल्टा 1 बटे x, तो मैंने यहाँ पर भी बताया था साइन के उल्टा कोस। अरे भाई साइन के उल्टा
कोसेक होगा तो भिन्न इसके मान में भी उल्टा होगा। देखिए साइन इजकल टू लंब बटे कर्ण, तो जब आप इसे उल्टा करेंगे साइन इजकल टू लंब बटे कर्ण, तो जब आप इसे उल्टा करेंगे तो कोसेक का फॉर्मूला निकल जाएगा कर्ण बटे लंब। और देखिए और cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आप जब इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये tan हो गया तो ये है लंब बटे आधार, तो इसका कोट tan हो गया लंब बटे आधार, तो tan के उल्टा सकते। आपको ये सीरीज याद करना होगा। ये हो गया तो हमने कोई नया फॉर्मूला थोड़ी ना बनाया, मैंने वही तो लिखा, साइन के उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक, tan के उल्टा कोट। अब देखिए अब आप लोगों को कंफ्यूज हो रही होगी, तो मैं सारी कंफ्यूजन अभी आपको दूर करता हूँ। देखिए जैसे लिखा था, मैंने क्या लिखा, वन बटे कोसेक, तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, तो आप खोजिए कोसेक इजकल टू क्या होता है, कोसेक इजकल टू होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये हो गया कर्ण बटे लंब, ये हो गया कर्ण बटे लंब। अब ये देख लीजिए, अब ये हो गया 1 इजकल टू, अब देखिए अब सेक इजकल टू क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो मैंने इस कर्ण बटे आधार लिख दिया, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और क्या है कोट इजकल टू क्या होता है, कोट इजकल टू क्या होता है आधार बटे लंब, तो 1 बटे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर ये एक कहाँ से है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 1 2 3, बाप रे ये कौन सा बट्टा वाला रूप हो गया सर, ये तो हमको बिल्कुल कंफ्यूज कर दे। देखिए यहाँ पे 1 का 1 लिख दे, मेन बट्टा यानी लंबा वाला बट्टा, मैंने लंबा बट्टा लिख दिया, और कोसेक इजकल टू होता है कर्ण बटे लंब, और सेक इजकल टू होता है, और 1 का 1 वैसे ही लिखा, और यहाँ पे एक बट्टा का बट्टा खींचा, और सेक इजकल टू होता है कर्ण बटे आधार, और कोट इजकल टू और tan इजकल टू होता है 1 बटे कोट, तो यहाँ पे 1 दे दिया, बटा दे दिया, और कोट इजकल टू हो जाए आधार बटे कर्ण। तो देखिए अब इस 1 बटे कर्ण को देखिए, मैं इस बात को यहाँ पे लेता हूँ, मैं इस बात को यहाँ पे लेता हूँ, मैं इस बात को यहाँ पे लेता हूँ। जैसे ये हो गया, क्या लिखा हुआ है 1 बटे कर्ण बटे लंब, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मेन। देखिए यहाँ पे देखिए हो ये ऐसे, इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 बट्टा, इसको भी कहेंगे, इसको कहेंगे 1 बटे कर्ण बटे लंब। लेकिन जब इसको ऐसे बोलेंगे, देखिए 1 बटे कर्ण बटे लंब, इस देखिए ये लाइन इन दोनों से मुक्त है, ये लाइन इन दोनों से अकेले है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको जल्द पढ़ेंगे, इसको जल्द पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि ये लाइन वाला छटक जाए। यानी कहने का मतलब ये ऐसे पढ़ेंगे कि लगे कि हाँ ये ही मेन बट्टा है। जैसे 1 बटे कर्ण बटे लंब, इसको तेज पढ़ेंगे, 1 बटे कर्ण बटे लंब, इसको हम तेज पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि ये मेन बट्टा है। अब देखिए अब ये बात कैसे आए कि ये तो 3 फॉर्म में है ना, 1 2 3। अरे सर ये कैसा अनुपात है 1 2 3, 3 अनुपात, हमने तो आज तक कभी नहीं। तो देखिए देखने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए यह 1 है तो आप 1 को ज्यों का त्यों छोड़िए। अब यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए 1। तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे आटा के भाग में पढ़ा होगा कि 3/4 भागे 1/2। जब ऐसे लिखा होता है तो देखिए ऐसे लिखने का मतलब क्या, ऐसे लिखने का मतलब कि ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3/4। ये क्या हो गया, यही तो है भाई मेन बट्टा, यही तो है मेन बट्टा जो कि लंबे डंडी। यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे हो गया 1/2, तो 3/4 जेम का तेम है, तो अब यही तो है मेन बट्टा, ऐसे मैंने खींच दिया और ये हो गया 1/2। तो इस सवाल को हमने ऐसे भी लिख दिया, तो अब देखिए अब इस सवाल को मैंने ऐसे भी लिख दिया 3/4 भागे 1/2। तो अब आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, तो देखिए अब आप जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो देखिए अब आप इसे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 भागे, क्या लिखेंगे 1 भागे कर्ण बटे लंब।
देखिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 3/4 लिखा था और यहाँ पे भागफल का निशान, भाग का निशान दिया था और यहाँ पे लिखा था 1/2। तो आप इसे एक और कैसे तरीके, इसका मतलब क्या, बटा तो है, इसका मतलब क्या एक बटा है, तो इसको हम कैसे लिखे थे 3/4, इसको हम कैसे लिखे थे 3/4, एक लंबा सा बट्टा 1/2। अब आप पूछेंगे कि चलिए लंबा सा बट्टा क्यों खींचे, तो देखिए ये लंबा सा बट्टा खींचने का मतलब ये है कि ये ऐसा ना लगे कि ये इसमें भाग दिया रहा है या इसमें, इसको इसीलिए लंबा खींचते हैं। देखिए मेन बट्टा को, यानी कहने का मतलब यह लाइन में जो सबसे मेन होता है, मेन बट्टा को हम सबसे लंबा लाइन तक खींचते हैं कि यह दोनों मिक्स ना हो, यानी ना लगे कि यह किसको ऊपर भेजे और किसको नीचे भेजे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब आप इस सवाल को जब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ये रहा ऐसा रूप 1, तो ये 1 के जगह पे हो 3/4, कर्ण बटे लंब के है 1/2। तो अब आप इसे कैसे लिखते हैं, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भाग के रूप में, तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये तो हो गया 3/4 और यहाँ पे आप क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को बदलकर गुणा करते हैं और 1/2 को केवल लिखते हैं 2 और ये कट गया 2 दूना 4, तो इसका आंसर आ गया 3/2। ठीक, अब उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे करेंगे गुणा और यहाँ पे करेंगे लंब और ये हो गया कर्ण। तो ये बात तो वही हुआ, 1 लंब बटे कर्ण इंटू 1, लंब बटे कर्ण इंटू 1। कहने का मतलब क्या वो कि लंब बटे कर्ण, लंब या कर्ण का कोई मान होगा, लंब होगा 4, कर्ण होगा 5, लंब होगा 1, कर्ण होगा 5, ऐसा करने का मतलब। तो आप जब 1 में ऐसे से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ये ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो देखिए अब जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो ये पूरी प्रोसेस न लगाकर हम डायरेक्ट बदल देते हैं। डायरेक्ट क्या बदलते हैं, तो देखिए डायरेक्ट ऐसे बदलते हैं जैसे अब इसको ले लीजिए, अब इसको अब साइन वाले फंक्शन को यहाँ से हटाते हैं, साइन वाले फंक्शन को यहाँ से हटाते हैं, तो अब इसको ले लीजिए, इसको 1 बटे करने तो आप क्या लिख देंगे, अब आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे। मैं जितने बोर्ड पे लिखा था अब आप दिमाग में कैलकुलेट, अब आप अपने दिमाग में सोचेंगे 1, अब यहाँ पे आ गया 1 गुणे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। अब गुणा जब बदलेगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आप गुणा करेंगे तो 1 में आधार बटे कर्ण से गुणा होगा तो वही आएगा आधार बटे कर्ण, वही आएगा, क्या आएगा आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण में 1 से गुणा होगा तो वही आएगा आधार बटे कर्ण। तो देखिए जब हमने आपको कुछ देर फॉर्मूला बताया था कि कोस का होता है आधार बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और सेक का जस्ट उसके उल्टा हो जाता है क्योंकि ये उल्टा है। देखिए मैंने क्या कहा, कोस के उल्टा मतलब क्या, व्युत्क्रम, उल्टा मतलब क्या, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। तो कोस के क्या हो जाएगा 1/sin, जैसे अभी कुछ देर पहले बताया था कि x का उल्टा क्या, x का उल्टा क्या 1/x, x का उल्टा क्या 1/x, तो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, कोस के उल्टा का 1/sin, कोस के उल्टा का 1/sin। तो देखिए जब साइन का फॉर्मूला, साइन सेक इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार, सेक इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो जब सेक इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है और सेक और कोस सेक का उल्टा होता है तो हम कोस इक्वल टू क्या लिख देंगे, आधार बटे कर्ण, इसको पलट देंगे। तो जब सेक इक्वल टू कर्ण बटे आधार तो कोस इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ऐसा होगा ना। तो साइन किसके व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा व्युत्क्रम होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। और कोस किसके व्युत्क्रम होता है, कोस थीटा किसके व्युत्क्रम होता है 1/सेक थीटा। और टेन थीटा किसके व्युत्क्रम होता है, टेन थीटा किसके व्युत्क्रम होता है, टेन थीटा व्युत्क्रम हो जाता है क्या, तो टेन थीटा व्युत्क्रम हो जाता है 1/cot, या कोसेक साइन का व्युत्क्रम है। कहने का मतलब कि
जब मैंने आपसे कहा कि x का आप उल्टा बताइए यानी x का व्युत्क्रम बताइए, तो आपने क्या बताया, x का व्युत्क्रम होगा 1/x, 1/x का व्युत्क्रम होगा, तो 1/x का x का व्युत्क्रम होगा 1/x, तो वैसे ही साइन का व्युत्क्रम होगा। अब आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। अब आपने तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो जाना ही होगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इजकल टू 1, एक्स स्क्वायर इजकल टू 1, x में x से गुना होगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू 1। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि x y का व्युत्क्रम है, x y का व्युत्क्रम है या y x का व्युत्क्रम है, तो आप इसे एक समीकरण के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, जब कोई भी दो टर्म इजकल टू के दोनों तरफ हो, जब कोई भी टर्म इजकल टू के दोनों तरफ हो, तो उसे सरल बनाने के लिए हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे, तो आप चाहे ये क्रॉस मल्टीप्लाई आगे कीजिए या ये आगे कीजिए, यानी आप आगे ये कीजिए x इंटू वाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x इंटू वाई इजकल टू 1 लिखेंगे ना, x इंटू वाई इजकल टू 1, या आप आगे ये वाला कीजिए, तो 1 इंटू इजकल टू 1 और ये हो गया x इजकल टू वाई, x इंटू वाई 1 इजकल टू n। तो आप आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है, ऊपर नहीं, ये नहीं तो ये इनसे नहीं, ऐसा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या कि उसके उल्टा गुना, उसके सीधे क्रॉस में मार के गुना करना है। तो x इंटू वाई इजकल टू 1 या 1 इजकल टू x इंटू वाई, 1 में गुणा करेंगे 1 और तब लिखेंगे x इंटू वाई इजकल। लेकिन आपको देखने में सबसे ज़्यादा ये वाला आकर्षक लग रहा है या ये वाला, तो आप कहेंगे कि सर x इंटू वाई जो आप लिखें ये तो बिल्कुल बढ़िया भी लग रहा है, इससे भी बढ़िया लग रहा है, हालांकि इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि देखने में यह इससे बढ़िया लग रहा है, यह बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। तो अब आप उसी प्रकार मैंने जैसा बताया क्रॉस मल्टीप्लाई, अब मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी अंक हो, उसके नीचे 1 छुपा रहता है, उसके नीचे क्या 1 छुपा रहता है, उसके नीचे 1 छुपा रहता है। तो अब देखिए ये सब इंटू इजकल टू है, इजकल टू है, ये सब इजकल टू है, ये सब क्या है इजकल टू है। ये सब क्या है इजकल टू। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या इंटू कोसेक इजकल टू 1 1 में गुणा करने का, कोस इंटू साइन, कोस इंटू सेक इजकल टू 1, कोस इंटू सेक इजकल टू कोस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू 1 हो गया। और ये टेन थीटा इंटू कोस थीटा, टेन थीटा इंटू कोस थीटा इजकल टू 1, टेन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 1। देखिए अब ये हो गया। तो साइन, तो देखिए कोसेक इसका व्युत्क्रम था, तो सेक कोसेक इसका व्युत्क्रम का था, तो साइन भी तो इसका व्युत्क्रम हो सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे है x इंटू वाई इजकल टू 1 है, तो देखिए जब यहाँ पे ये किस में था, यहाँ पे ये गुणा में था, तो जब यहाँ पे ये गुणा में था तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर चिन्ह के उस पर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितने में, भाग में हो जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा यानी बटा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इजकल टू 1 बाई वाई, ये क्या हो जाए x इजकल टू 1 बाई वाई। तो देखिए अब मैंने साइन का निकाला था, अब मैंने यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या आया था, साइन का फॉर्मूला आया था साइन इजकल टू 1 बाई कोसेक, कोस इजकल टू 1 बाई सेक, टेन इजकल टू 1 बाई कोट। तो उसी प्रकार आप कोसेक इजकल टू भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार आप कोसेक इजकल टू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कोसेक थीटा इजकल टू 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। और सेक थीटा इजकल टू भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इजकल टू लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा, 1
1 बाई कॉस थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। और उसी प्रकार कॉट थीटा इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। अब ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये सब फॉर्मूला ही है, ये सब फॉर्मूला है। साइन इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो देखिए ये सब फॉर्मूला ही विद्यार्थी को लगता है कि बाप रे त्रिकोणमिति उतना सारा फॉर्मूला हमसे याद नहीं होगा। देखिए याद करने वाली कोई बात नहीं, मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीका से बताया होगा। और आपको शायद यह आपको मालूम भी ना हो कि मैंने अभी तक आपको 10 फार्मूले बता भी दिया है। और अब उस फार्मूले को हम जब समराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि वाह सर हमने तो ये फार्मूला चुटकियों में याद कर लिया। तो देखिए ये हो गया साइन इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कोसेक, और अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये कोसेक लिखेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये व्युत्क्रम होते हैं, यानी जब कोई भी संख्या, देखिए जब एक्स वाई का व्युत्क्रम है, एक्स वाई का व्युत्क्रम है तो वाई भी एक्स का व्युत्क्रम होगा, वाई भी एक्स का व्युत्क्रम होगा, y भी क्या होगा x का व्युत्क्रम होगा। उसी प्रकार जब साइन कोसेक का व्युत्क्रम होए, जब साइन कोसेक का व्युत्क्रम है तो कोसेक भी साइन का व्युत्क्रम होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।